नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया आपसे, बताइए 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी? बताइएगा। आपको याद होगा 1526 में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? आप बताएंगे 1526 में हुआ। किसके किसके मध्य होता है? तो आप बताएंगे बाबर के मध्य होता है, तो इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में किस वंश को समाप्त किया गया? आप बताएंगे लोदी वंश को। ठीक है, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसकी मैदान में युद्ध भूमि पर ही मृत्यु हो जाती है। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, और बाबर की अगर आप बात करते हैं तो बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीता, इसके बाद उसने मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। याद रखना। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और याद रखिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, ऑल पे करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि बताइए गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? क्या यह बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया, या फिर बुलंद दरवाजा का, या जामा मस्जिद का, या सिद्ध बशीर का? एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का सबसे तीव्र अभियान किस अभियान को कहा गया है, तब आप बताएंगे कि अकबर का सबसे तीव्र अभियान गुजरात विजय को ही कहा गया है, यानी कि गुजरात के अभियान को ही अकबर का सबसे तीव्र अभियान भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिए अकबर, देखिए अकबर अल्पायु में ही राजा बनता है। इसका संरक्षक रहता है सबसे पहले 1556 से 1560 तक बैरम खां रहता है। उसके बाद पेटीकोट शासन महाम अनगा आती हैं जो इसकी दामाद थी, लगभग 2 वर्ष तक रहती है, 1560 से 1562 तक। ठीक है, याद रखिए। लेकिन अकबर ने जब गुजरात की विजय की, याद रखिए अकबर ने जब गुजरात की विजय की और उस विजय की यादगार में फतेहपुर सीकरी में एक दरवाजे का निर्माण करवाया और उस दरवाजे का नाम था बुलंद दरवाजा। याद रखिए, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसका, तो बताएंगे बुलंद दरवाजे का अकबर ने निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिए। आइए ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताइए भैया पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो आप बताएंगे 5 अप्रैल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि किसके किसके मध्य हुई, तो यही हमारा क्वेश्चन है, क्या है अकबर और हेमू के मध्य हुई, या राजपूत और मुगलों के मध्य हुई, या बाबर और इब्राहिम लोदी के, या सिकंदर और आदिल शाह के मध्य हुई? बताइएगा। कहते हैं पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 5 अप्रैल 1556 में किसके मध्य हुई, तो आप बताएंगे भैया कि अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। हेमू जैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य की जिसने उपाधि ग्रहण की थी, और यह जो उपाधि ग्रहण की थी ये लगभग 14वीं उपाधि थी इसकी। ठीक है, यानी कि 14वीं उपाधि विक्रमादित्य की जो संख्या के अनुसार होती है। कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य यह युद्ध होता है अकबर और हेमू का। ठीक है, और इसमें विजयी कौन होता है, तो आप बताएंगे अकबर था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, यानी कि अकबर का संरक्षक भी वही व्यक्ति था, तो आप बताएंगे भैया कि जो अकबर का सेनापति यानी कि संरक्षक था वो बैरम खां था। एक चीज़ और याद रखिए, जो बैरम खां होते हैं वो 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक रहते हैं। उसके बाद यह चले जाते हैं हज पे, और हज की यात्रा रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद रखिए 1556 में होता है। ठीक है, और अगर आप क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, और याद रखिएगा हमारी एक क्लास आ रही है, जो अभी तक जितने सम्मेलन हुए हैं उनमें सभी किस देश ने किसकी अध्यक्षता की। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सम्मेलन है आपकी परीक्षा में आने के लायक हैं, जो बाकायदा वही हमने उस क्लास में शामिल किए हैं। उस क्लास को अवश्य देखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया कि दीन इलाही नामक जो धर्म है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो क्या यह हुमायूं के द्वारा शुरू किया गया, यह जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, या फिर शाहजहां के द्वारा? तो आप याद रखिएगा कि जो दीन इलाही धर्म है वह अकबर के द्वारा शुरू किया जाता है। दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया जाता है, और दीन इलाही धर्म जो होता है इसको स्वीकार करने वाला जो पहला हिंदू और अंतिम हिंदू कौन होता है, तो आप बताएंगे बीरबल हुआ करता है। ठीक है, तो कौन होता है, तो कहता है बीरबल इसका हुआ करता है। ठीक है, और
एक चीज़ और याद रखिए, जो दीन इलाही धर्म की जो इन्होंने सम्मत बताया, अकबर ने एक सम्मत भी चालू किया, हिजरी सम्मत के स्थान पे इलाही सम्मत को भी अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी बातों के ऊपर हमने विस्तार रूप से चर्चा की है हमारी थ्योरी क्लास में। अकबर की आप थ्योरी क्लास देखिएगा, अलग से एक क्लास है, उसमें बहुत डीप चर्चा की है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। और हाँ, याद रखिए जो यह जो क्वेश्चन इसमें भी है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पे नए हैं, एक बार सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक ज़रूर करें। कहते हैं मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रथा, या क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, किसने किया? शाहजहाँ ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। मनसबदारी प्रथा आपने कभी सुना होगा कि भैया मनसब जो 5,000 मनसब किसे बनाया गया? कहते हैं मानसिंह को 5,000 मनसब। मानसिंह का मनसब किसने घटाया? तो आप बताएंगे जहांगीर के द्वारा मानसिंह का मनसब घटाया गया। अब इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा कि मनसबदारी प्रथा चालू किसने की है? तो आप बताएंगे भैया कि जो मनसबदारी जो प्रथा है वो अकबर के द्वारा चालू की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा को चालू किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? ये इतने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछे मत। कहते हैं कि मुगल काल की राजभाषा क्या क्या है? उर्दू है, हिंदी है, अरबी है, फारसी है, बताइएगा। मुगल काल की जो राजभाषा है, आप याद रखिएगा, मुगल काल की राजभाषा फारसी हुआ करती है। ठीक है, याद रखिए। मुगल काल में जो महाभारत का अकबर के काल में फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद का, और भी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। अकबर के समय में एक अनुवाद विभाग की अलग से स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी? आप बताएंगे फारसी थी। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि अकबर कौन सा बजाता था, जो वाद्य यंत्र होता है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो आप बताएंगे नगाड़ा। अकबर नगाड़ा को बजाता था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे और भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थ्योरी क्लास में हमने बहुत अच्छे से चर्चा की है। आपने भाई क्लास ना देखी हो तो एक बार अवश्य देखें। ठीक है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो आपको याद ही होगा, क्वेश्चन नंबर पहले में भी हमने यही बताया था कि जो युद्ध होता है 1526 में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। या और जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है किसके मध्य लड़ा गया? तो आप बताएंगे भैया कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया। ठीक है, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली और आगरा की गद्दी पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, जब खानवा का यह वह युद्ध होता है जो राणा सांगा के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में यह दूसरा युद्ध था बाबर और राणा सांगा का। पहला एक युद्ध और होता है हरियाणा के पास, उसमें बाबर की हार हो गई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया, इसलिए बाबर की जीत हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। किस युद्ध में? क्वेश्चन हमारा यह था, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो, इसका आंसर हमने आपको पहले ही बताया, पानीपत का युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। ठीक है, याद रखिए। क्लास को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सुनने लायक क्लास है। याद रखिएगा, सुनने लायक यह क्लास है। सुनेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लिखते हम ज़्यादा है नहीं क्योंकि यहाँ से लिखना बनता नहीं है मोबाइल पे। याद रखिए। कहते हैं मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई थी? एक चीज़ समझने लायक है यहाँ पे कि आपसे पूछा क्वेश्चन में कि मुगल चित्रकारी, तो आप बताएंगे मुगल चित्रकारी की जब बात आती है तो काल पूछा जाए, स्वर्ण युग मुगल चित्रकारी का किसे कहा जाता है? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जहांगीर। तो मुगल चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। याद रखिए। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पर यह पूछ दे कि बताइए कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो उस समय आप बताएंगे शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मुगल चित्रकारी के शासनकाल में किसके शासनकाल में पराकाष्ठा बढ़ती? तो आप बताएंगे जहांगीर के शासनकाल में। और चित्रकारी की जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर तो ऐसा भी करता था कि वो बोलता था कि आप मेरी आँखों पे पट्टी बांध दीजिए, अलग अलग चित्रकारों के द्वारा पेंटिंग करवाइए, हम बता देंगे किसने क्या बनाया, किसने चोंच बनाई, किसने पंख बनाए, किस चित्रकार ने क्या बनाया। ठीक है, याद रखिए। तो मुगल चित्रकारी हमारा आंसर क्या होगा? जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? यानी कि अकबर की जो जीवनी है वो किसके द्वारा लिखी गई? क्या अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, या फैजी के द्वारा, या अब्दुल नबी खां के द्वारा, या फिर बीरबल के द्वारा? तो अकबर की जब जीवनी की बात करते हैं तो अकबर की जीवनी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कहते हैं अबुल फजल ने अकबर की जो यह जीवनी लिखती है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। और जो आपका पर्सनलाइज वाला होता है वो नहीं, ऑल पे करें अपने बेल आइकन को। ठीक है, कहते हैं किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतु, फलों, विषाद, विवरण, आपी, दैनिक नंदिनी,
आदि का। कहते हैं आपने क्वेश्चन जब यह पढ़ा, कहते हैं किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनिक नंदिनी डायरी में किया है, बताइएगा किसने किया। तो आप बता सकते हैं कि भारत में जब बाबर आया, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में, उसके पानीपत के युद्ध के बाद। कहते हैं बाबर ने यहाँ पे बगीचे बनवाए। बाबर को पेड़ पौधे का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो बाबर ने यहाँ पे बगीचे बनवाए, और बगीचे कुछ इस प्रकार के थे। यहाँ से पानी की व्यवस्था होती थी, ये यहाँ पे पेड़ पौधे रहते थे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यह जो जिक्र किया अपनी डायरी में, यहाँ पे पेड़ पौधों फूलों इत्यादि के विषय में जो जिक्र किया वो बाबर के द्वारा ही जिक्र किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है नहीं है, बेकार सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पहली बात तो ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, एक आधी बार कभी भूले भटके में पूछ लिया गया है। कहते हैं हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई। तो आपसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी किताबें होती हैं, कोई भी काल हो, लेकिन किताबों से क्वेश्चन अवश्य आता है। कल के प्रैक्टिस सेशन में, जो दिल्ली सल्तनत का प्रैक्टिस सेशन था, उसमें भी हमने एक फतूहत फिरोजशाही नामक पुस्तक करवाई थी, इसमें हुमायूंनामा। कहते हैं जो हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताएंगे गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी जाती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा हुमायूंनामा किसके द्वारा, तो आप बताएंगे गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी जाती है, याद रखिएगा। कहते हैं अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है। क्या अभी हमने आपको बताया कि अकबर के काल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, और अनुवाद विभाग की अलग से स्थापना की। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गुजरात विजय के अभियान के दौरान में। लेकिन अकबर ने हमसे जो क्वेश्चन पूछा कि महाभारत का जो फारसी भाषा अनुवाद है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे यह जो अनुवाद है वो रज्जानामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रज्जानामा के नाम से यह अनुवाद जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अकबरनामा के ऊपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कहते हैं अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी। कहते हैं भू राजस्व की जो दर होती है, भू राजस्व के लिए जो उत्तरदायी होता है, यह पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहता था। कहते हैं शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था, लेकिन फिर बाद में यह अकबर के दरबार में आया, जो इसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया, और यह था टोडरमल। टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की जो सुधार के लिए उत्तरदायी था, वह टोडरमल था। अकबर का भू राजस्व मंत्री था, या कह सकते हैं अकबर का यह वित्त मंत्री था, ठीक है, टोडरमल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की दरों को टोडरमल। ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं आज की क्लास में, क्वेश्चन बहुत हैं। सेशन जल्दी थोड़ा खत्म हो, इतने क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन हैं सिर्फ एक ही टॉपिक से, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना, और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था। आप बताइएगा। जब हमने अकबर को पढ़ाया तो हमने विस्तृत रूप से बताया था कि क्या पूजा भवन, क्या इबादत खाना, ठीक है। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर इबादत खाना है। कि इबादत खाना की स्थापना कब की गई, किस लिए इबादत खाना की स्थापना की गई थी, और कब इसके अन्य लोगों के लिए दरवाजे भी खोले गए, सबके ऊपर हमने विस्तृत तौर पर चर्चा की। यदि आपने वह क्लास ना देखी हो तो एक बार अवश्य देखें जाके। अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था, तो आप बताएंगे इबादत खाना इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए रामचरितमानस की बात आती है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके दरबार में रहा करते थे, तो अकबर के, याद रखिए। तो यह अकबर के दरबार में रहा करते थे। अकबर ने इन्हें संरक्षित किया था, इन्हें संरक्षण दिया था, और यह वही तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं आज हम। कहते हैं किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। तमगा नामक कर है, ये तमगा नामक जो कर लगता था सैनिकों के ऊपर, उसको भी समाप्त करने की घोषणा कर दी। युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। ऐसा कौन सा युद्ध होता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जो खानवा का युद्ध हुआ, बाबर, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर तो हो जाएगा खानवा का युद्ध, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, ठीक है। हुआ क्या, जब हरियाणा के पास बाबर और राणा सांगा का जब युद्ध हुआ, वह पहला युद्ध था जब दोनों आमने सामने थे। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को इतनी बुरी तरीके से पराजित किया कि आप मानिएगा कि इनकी सेना का जो मोराल होता है वो बिल्कुल डाउन हो गया। सेना डर गई कि इतना खूंखार भी कोई व्यक्ति हो सकता है। वह राणा सांगा जिसका एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक आँख नहीं, शरीर पे लगभग 80 घाव, इतना खूंखार व्यक्ति युद्ध के मैदान में बहुत बुरी तरीके से बाबर भागता है, उल्टा आगरा की तरफ आता है। गलती कहाँ हुई, गलती यहाँ पे हुई कि उस टाइम वह था, राणा सांगा ने ज़्यादा टाइम ले लिया आने में।
बाबर ने अपनी तोपें निकाली, तोप खाने का प्रयोग किया, और भारत में ये सब चीज़ें पहली बार हो रही थी कि बारूद का उपयोग किया जा रहा था। यही कारण था कि बाबर भारत में विजयी होता है राणा सांगा की खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो इसमें इसने कुछ चीज़ें कहीं कि बताई कि यह धर्म युद्ध है। सबसे पहले कहा कि हम आपके ऊपर से सैनिकों के ऊपर तमगा नामक जो हम आपसे टैक्स लेते हैं सैनिकों से, वो समाप्त कर। सैनिक फिर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, और हम आपको सोने चांदी या उसने धन का लालच दिया, फिर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। लास्ट में और चीज़ें कहता है, लेकिन बाद में कहता है कि हमारा यह धर्म युद्ध है, हम धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं, ये वो। तब जाके वो कहीं लड़ने के लिए तैयार होते हैं, और सैनिक कहते हैं ये सब चीज़ें सही हैं कि जब ना टैक्स लगेगा ना कुछ लगेगा। खानवा के युद्ध में इतना सारा लालच दिया जाता है, तब कहीं जाके खानवा का युद्ध जीतता है बाबर। ठीक है, तो वो की वजह से याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए कहते हैं बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो आप याद रखिए कि जो बाबर था वो मूल रूप से फरगना का शासक हुआ करता था। बाबर के पिता का नाम पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा। कहते हैं बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुग़ल जो नाम पड़ा वो किसके नाम पे पड़ा, याद रखिए। जो मुग़ल नाम है वो मंगोल और तैमूर, मंगोल और तैमूर दो लोगों के मिला के वह मुग़ल नाम पड़ता है, याद रखिए। तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो बताएंगे बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था, या एक कबीले का शासक हुआ करता था। ठीक है, कहते हैं किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो आप बताएंगे कि मुग़ल साम्राज्य की जो राजधानी है वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला एक ही व्यक्ति था, उसका नाम था शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या किया कि शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने जब अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले जा रहा था तो उस समय उसने यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की स्थापना की। ठीक है, याद रखिए। आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहाँ ने करवाया। ठीक है, किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो आप बताएंगे स्थानांतरित करने वाला शाहजहाँ होता है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और जिस किसी ने वह थ्योरी क्लास ना देखी हो, बहुत अच्छे से हमने वह क्लास एक्सप्लेन की है, और बहुत ज़्यादा डीप वह क्लास है। एक बार वह क्लास आप थ्योरी क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, हमारी अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो हमने आपको बताया कि जब अकबर का अल्पायु में राज्याभिषेक किया जाता है तो उस समय अकबर का संरक्षक बनाया जाता है बैरम खां को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। कहते हैं अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां था। तो अकबर का जो संरक्षक बैरम खां होता है 1556 से 1560 तक ये अकबर का संरक्षक रहता है। इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है हेमू को हराने में। ठीक है, और हेमू का आप दुर्भाग्य समझ सकते हैं कि वह इस समय हार गया। हार क्या गया, आपको एक व्यक्ति पूरा सर से लेके पाँव तक कवच से ढका रहता है, सिर्फ उसकी आंख खुली रहती है। एक तीर आता है वो इसकी आंख में लगता है जाके, और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह कैद में है, और उसका धड़ सर से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं कराया। औरंगजेब पहले से ही सच बताऊँ परेशान था कि शाहजहाँ ने इतने ज़्यादा भवनों का निर्माण करवा दिया, खजाना खाली कर दिया। लेकिन औरंगजेब एक और कारण था। औरंगजेब राजा बना और वो दक्षिण में विजय हो गया, और भैया जो दक्षिण में गया, जो दक्षिण में गया, वो इतनी बुरी तरीके से विजयी जो बिजी हो गया, वो व्यस्त हो गया, वो दक्षिण के भंवर से कभी निकल ही नहीं पाया औरंगजेब। औरंगजेब जब मरता है तो खुद कहता है मुझे दक्खन ने बर्बाद कर दिया है। कहते हैं उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़े। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने ज़्यादातर भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि उसने अपने जीवन में ज़्यादातर युद्ध लड़े हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, बताइए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। क्या यह दिल्ली में स्थित है, आगरा में स्थित है, सासाराम में, या लाहौर में स्थित है, कहाँ है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो 1540 में यह हुमायूं को हरा के शासक बनता है। 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था जब यह कालिंजर का किले को जीतते जाता है। कालिंजर को किले को जीतने के लिए उक्का नामक आग्नेयास्त्र आ रहा था। गोला उसी के पास पड़ जाता है बारूद में, और इसकी गोला फटने से उस बारूद से इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा, इसका पुत्र शासक बनता है, और 1555 में यह हुमायूं के इसको पराजित कर देता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में स्थित। सासाराम कहाँ है, बताएंगे बिहार में स्थित होता है सासाराम। ठीक है,
और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहते हैं अकबर का राजाभिषेक कहाँ हुआ? बताएंगे अकबर का जो राजाभिषेक की जब बात आती है, इसका राजाभिषेक कालानौर में हुआ। याद रखिए अकबर का राजाभिषेक कहाँ हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे अकबर का राजाभिषेक कालानौर में हुआ था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई इसकी जो सूचना थी वो लगभग 14 दिनों तक छुपाई गई, और इन्हीं 14 दिनों का जो फ़ायदा था वो उठा लिया। किसने उठाया? इन्हीं 14 दिन का जो फ़ायदा था वो उठा लिया किसके द्वारा? आप बताएंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य के द्वारा, और दिल्ली को अपना अधिकार कर लिया था उसने। ठीक है, याद रखिए। तो अकबर का राजाभिषेक कब हुआ? तो कालानौर में। और यह वही हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसके अकबर और इसके मध्य होता है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, जिसमें अकबर विजयी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जब गुरु अर्जुन देव की बात आती है कहते हैं जहांगीर के है समकालीन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के और गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। कहते हैं जहांगीर का एक सबसे बड़ा लड़का होता है खुसरो। खुसरो परेशान था जहांगीर से, क्योंकि जहांगीर एक नशेड़ी था बहुत बड़ा। उसको लगता था कि उसकी माँ की ज़िंदगी जहांगीर ने बर्बाद की है सिवाय नशे के अलावा। ठीक है, तो वह बगावत की उसने गद्दी को प्राप्त करने के लिए। जब गद्दी को प्राप्त करने की 1605 में उसने बगावत की, और वह जाके मिलता है अर्जुन देव से। जहांगीर को लगता है कि है खुसरो खां मिला हुआ है अर्जुन देव यानी खुसरो खां से मिला हुआ है, इसी की वजह से इसने बगावत की। खुसरो खां को तो खैर पकड़ लिया जाता है, और अर्जुन देव को भी पकड़ के इसको मृत्यु की सज़ा इनको दे दी जाती है। अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? तो बताएंगे जहांगीर ने करवाई। किस कारण से करवाई? कहते हैं खुसरो को समर्थन देने के कारण से करवाई। कहते हैं जहांगीर किसके समकालीन थे? कहते हैं गुरु अर्जुन देव के। अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो बताएंगे जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया? तो आप याद रखिए सिसोदिया। इसने पूरी राजस्थान की कहानी को ही बदल दिया। सिसोदिया वह कहते हैं कि इसे महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा। 1576 में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। अजमेर में एक किला बनवाया अकबर ने, एक किला बनवाया, मैगजीन का किला बनवाया। उस किले में बैठ के अकबर यह योजना बनाता है या तो हम महाराणा प्रताप को जान से मार देंगे या इन्हें पकड़ के हम हमारे सामने ले आओ। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इतना भयंकर युद्ध होता है कि महाराणा अकबर की सेना इसमें भागती है। उस युद्ध को छोड़ के अकबर की सेना भागने लगती है। जब यह सेना भागती है, महाराणा प्रताप की सेना पीछा करती है और अब मैदान में आ जाती है। जब मैदान में आ जाती है भैया, एक पहाड़ पे लड़ने वाले और एक मैदान में लड़ने वाले दोनों अंतर होता है। युद्ध होता है, युद्ध चलता है, काफ़ी अच्छा युद्ध चलता है, काफ़ी भयंकर युद्ध चलता है। और उस युद्ध का परिणाम यह होता है ना महाराणा प्रताप झुकते हैं, ना अकबर की सेना उन्हें पकड़ पाती है। याद रखिए। तो किस राजपूत वंश के सामने अकबर ने कभी समर्पण नहीं किया है? कहते हैं सिसोदिया वंश। वह वंश होता है सिसोदिया वंश, जिस वंश से महाराणा प्रताप का संबंध होता है। ठीक है, सिसोदियों ने कभी मुगलों के सामने समर्पण नहीं किया, अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया है, याद रखिएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई? तो हम बताएंगे पानीपत की जो दूसरी लड़ाई होती है वो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के मध्य हुई। इसमें आपका बैरम खां लिख के आया है, आप बैरम खां भी लगा सकते हैं अगर अकबर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर यदि आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और आपने यदि थ्योरी की क्लास हमारी ना देखी हो तो एक बार अवश्य जाके देखें। करंट अफेयर की क्लास जरूर लें, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को भी हम अभी लेके आ रहे हैं। क्लास अवश्य देखिए। क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।